हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे। तो जिन बच्चों का 17 फरवरी को हिंदी का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। और आपका जो विषय कोड रहने वाला है वो 101 रहने वाला है। तो सभी लोग इस वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जरूर ही देख कर जाएंगे। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 एनुअल एग्जाम के लिए होने वाला है। और आपको कुल समय कितना मिलेगा? तो 3.25 घंटे का समय मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा, ताकि आप लोग का 100 में से 100 नंबर आ सके बच्चों। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे भाई, जिसमें बहुत सारे बच्चों का बहुत ही बेहतर अंक प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए। तो है ना, थोड़ा देर का समय आप लोग दीजिए बच्चों, और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपना बेहतर कर पाइएगा। ठीक है, देखिए अब खंड अ में दिया हुआ रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ रहेगा। तो पहले आप लोग को इसको बनाना है और फिर बाद में क्या बनाना है, सब्जेक्टिव को बनाना है बच्चों। ठीक है, चलिए। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताइएगा बिरजू महाराज किस शैली के नृतक थे? ये बताइएगा आप लोग, क्या होगा राइट आंसर। बिरजू महाराज किस शैली के नृतक थे? तो याद रखिए, ये कथक कली डांस करते थे, नृत्य करते थे। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, कथक नृत्य के पर्याय थे, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने आ चुका है, 2 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताइएगा आप लोग, क्या होगा राइट आंसर। 2 नंबर सवाल कहता है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला बाबू? आप लोग याद रखिए, सभी लोग जल्दी से जवाब बताओगे राइट आंसर क्या होने वाला। आप लोग को भी जवाब लगाते चलना है मेरे प्यारे बच्चों। 60 में से कम 80 प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर बताएंगे सही सही। ठीक है, सभी लोग सर 100 में से 80 प्रश्न का जवाब सभी लोग सही सही जरूर बताएंगे। बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे? याद रखिएगा, लखनऊ घराने से संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बाबू आपके सामने आ चुका है, 3 नंबर सवाल है। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है बच्चों? ये बताओगे आप लोग, सभी लोग बताइएगा आप लोग। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? ये बताइएगा बाबू, राइट आंसर क्या होगा आपका। याद रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। आप लोग इसको याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताइएगा आप लोग। 4 नंबर सवाल कहता है अभिनयो पाठ का लेखक कौन है बच्चों? ये बताइए आप लोग, क्या होने वाला है, अभिनयो पाठ के लेखक कौन है? 4 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। आपका सी नंबर ऑप्शन 4 नंबर का करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 5 नंबर आपसे कहता है अभिनयो पाठ है ना गद्य की कौन सी विधा है? ये बताइएगा आप लोग, क्या होगा। अभिनयो जो पाठ है गद्य की कौन सी विधा है? तो याद रखेंगे ललित स्थल है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। ललित स्थल है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने 6 नंबर सवाल है। आविनियो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आविनियो जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है बच्चों? 6 नंबर सवाल का जवाब बोलिए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा आपका। आप सभी कहेंगे रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। जो भी बच्चे डी नंबर बता रहे हैं वो उनका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, 7 नंबर सवाल आपके सामने है। लाज शत्रु क्या है बच्चों? बताइए आप लोग, लाज शत्रुज क्या है? ये बताइए बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला 7 नंबर सवाल का। तो याद रखिएगा आप लोग, जो भी बच्चे सी नंबर बता रहे हैं ईसाई मठ बोल रहे हैं, वो भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने 8 नंबर, पिकासो क्या थे? बताइए आप लोग, पिकासो क्या थे? ये बताइएगा बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है। तो पिकासो क्या थे? आप लोग इसको याद रखिएगा, चित्रकार थे, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। चित्रकार थे पिकासो, याद रखिएगा। ठीक है, चलो बच्चों, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। सुजान सागर किसकी कृति है? ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। सुजान सागर जो है वह किसकी कृति है? आप लोग इसको याद रखोगे बच्चों, जो भी ऑप्शन डी बता रहे हैं दयानंद की कृति है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल आपके सामने है। घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? मीर मुंशी का काम करते थे, तो किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे घनानंद? तो याद रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काम करते थे। सी नंबर ऑप्शन जो बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, 10 नंबर का सी करेक्ट होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला
अगला है आपके सामने 11 नंबर सवाल आपसे कहता है कि स्वदेशी किस कवि की रचना है। स्वदेशी जो है मेरे प्यारे बच्चों ये बिल्कुल 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वायरल है मेरे प्यारे भाई, इसलिए सभी लोग इसको जरूर ही देख कर जाइएगा। ठीक है, देखिए स्वदेशी किस कवि की रचना है, आप सभी मेरे प्यारे बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, प्रेमघन की रचना है। जो भी टी नंबर बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 12 नंबर सवाल है, प्रेमघन किसका उपनाम है बच्चों, ये बताइएगा आप लोग। प्रेमघन किसका उपनाम है, ये बताइएगा बाबू, राइट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो 12 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। बद्री नारायण चौधरी का क्या है बच्चों, तो उपनाम है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, जो भी बच्चे सी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए अगला है 13 नंबर, प्रेमघन किस युग के कवि थे। प्रेमघन जो है वह किस युग के कवि थे, तो बताइएगा बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। बहुत ही बढ़िया, याद रखिएगा आप लोग, भारतेंदु युग के कवि हैं। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, जो भी बच्चे सी नंबर बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे कहता है कि 14 नंबर सवाल है, कहता है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। तो प्रेमघन के अनुसार भारत में कौन सी वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो भारतीयता ही नहीं दिखती है जिनमें भारत में है ये देश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, जो भी ये बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर सवाल है, आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं। तो आजकल भारत के लोग हैं वो सबसे अधिक जो है वो अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, तो वो बहुत प्रशंसित होते हैं कि हम अंग्रेजी बोलना जानते हैं। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन जो बता रहे हो बिल्कुल करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर का आता है, रसखान ने प्रेम अन उइनी अन किसे कहा बच्चों, ये बताइएगा आप लोग। प्रेम ऐनी हो जाएगा आपका, ऐनी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। चलिए बताइए बाबू क्या होगा आपका, ऐनी यहाँ पर हो जाएगा, ऐनी है। तो प्रेम ऐनी किसे कहा है, रसखान के द्वारा किसे कहा गया है, तो याद रखिएगा आप लोग, राधा को कहा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, रसखान ने चित्तचोर रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है, यहाँ पर किसे कहा है हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बताओगे बाबू 17 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा, रसखान के चित्तचोर कौन है बच्चों, ये बताओगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा। श्री कृष्ण है, बी नंबर ऑप्शन जो बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसका प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए बच्चों। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो, एकदम खरंटल रूप से मार सके आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओगे आप लोग। अगला सवाल कहता है, रसखान ब्रज के वन बागों पर है ना क्या निछावर करने की बात करते हैं, बताइए आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर। तो 18 नंबर सवाल का जवाब क्या होने वाला है आपका, आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, तीनों लोग बिछावर करने की बात करते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने है 19 नंबर सवाल आपके सामने है। 19 नंबर का था कि अति सुदो स्नेको मार्ग शीर्षक सवैया किसकी रचना है। तो अति सुदो स्नेको मार्ग जो है शीर्षक जो सवैया है वह किसकी रचना है, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो ये ऐसा किसने सवैया के बारे में जो भी चीज कहेगा आप लोग याद रखेंगे, घनानंद। ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बच्चों, बी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर सवाल आपके सामने है, घनानंद किस काल के कवि थे, ये बताइएगा आप लोग। घनानंद किस काल के कवि थे, और जिन जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए, जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, वो 81 025 82 600 82 657 पर आप लोग मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप में, गुरुजी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, जोड़ देंगे आपको। ठीक है, चलिए अगला कहता है, घनानंद किस काल के कवि हैं, तो है ना किस काल के कवि थे बच्चों, ये बताओगे, राइट आंसर क्या होगा आपका। तो आप लोग कहेंगे, ये देखिए ऑप्शन गलत दिया हुआ बाबू, इसको सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए भी कर लीजिएगा आप लोग। भारतेंदु युग के कवि थे, ऑप्शन नंबर आपका ए लगा दीजिएगा, भारतेंदु युग के कवि थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला आपसे कहता है, ये बोलिएगा बाबू क्या होगा। 21 नंबर है, घनानंद किस काल के कवि थे। घनानंद जो है वो किस काल के कवि थे, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो घनानंद है वह जो है वह किस काल के कवि थे, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 21 नंबर सवाल का जवाब आपका होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रीति काल के। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, जो भी बच्चे सी बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने दिया गया है, घनानंद किस भाषा के कवि थे, बताइए आप लोग। घनानंद जो है वह किस भाषा के कवि हैं, ये बताइएगा, राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। याद रखेंगे 22 नंबर सवाल का उत्तर जो भी सी बता रहे हैं ब्रज भाषा के कवि थे, ऑप्शन नंबर जो भी सी बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला आपके सामने दिया गया 23 नंबर है ना, रिल्के ने काव्य के है ना अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना की है बच्चों, ये बताओगे आप लोग क्या होने वाला है।
तो रिल्के के द्वारा काव्य के अतिरिक्त किन किन विधाओं को रचित किया गया है, रचना किया गया है? तो आप लोग इसको याद रखोगे बाबू। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। जीवनी और यात्रा वर्णन के बारे में भी है ना मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया है। 24 नंबर का आता है दही बाली मगम्मा के रचयिता कौन है? दही बाली मगम्मा के रचयिता कौन है? याद रखिएगा आप लोग। जो भी बच्चे सी नंबर बता रहे हैं श्रीनिवास जी हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। ये 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सभी लोग जरूर देख कर जाएंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है कि श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? तो श्रीनिवास जो है वह किस भाषा के साहित्यकार है? आप लोग याद रखेंगे कन्नड़ भाषा के साहित्यकार हैं श्रीनिवास। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलिए बी नंबर जो बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। 26 नंबर है आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? बच्चों ये बताओ आप लोग, आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? तो याद रखेंगे आकाश का पर्यायवाची व्योम होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, करेक्ट बता रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य का समानार्थी शब्द क्या होता है? 27 नंबर सूर्य का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो याद रखेंगे सूर्य का जो समानार्थी शब्द होता है वो भानु होता है। बी नंबर ऑप्शन डी नंबर जो बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, दीनानाथ ये सभी होता है और साथ में भानु भी होता है, याद रखेंगे सूर्य को कहा जाता है। चलिए 28 नंबर का आता है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ जल्दी बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है? तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं मेरे प्यारे भाई, अधिक प्यारा होना, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। अगला बताइए आप लोग क्या होगा? अगला है 29 नंबर सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? याद रखेंगे विरोध में खड़ा होना, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। विरोध में खड़ा होना सी नंबर जो बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। चलिए 30 नंबर सवाल है कि कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ होता है? बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है? तो कपटी मित्र जो है वह किस मुहावरे का अर्थ होता है बाबू? आप लोग इसको याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, उसी को बोलते हैं बाबू। सी नंबर जो बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट होगा। आस्तीन का सांप है ना उसी को कहा जाता है कि है ना मतलब कि खाता है उसी थाली में, छेद भी करता है उसी थाली में, उसी को बोलते हैं। चलिए अगला 31 नंबर है कि गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन है? तो गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सबसे मूर्ख होना बच्चों, मूर्ख होना ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने 32 नंबर टन बोल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है? तो टन बोल जाना मुहावरे का ये जो अर्थ होता है बच्चों, मर जाना होता है, मर जाता है कोई तो बोलता है ना कि टन बोल गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला बाबू, जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है कि अपना काम बन गया बाद बाकी सब गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए अगला सवाल टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा टोपी मतलब क्या होता है? दल बदलना, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। टोपी का मतलब हुआ चेहरा बदलना बच्चों, है ना, है ना। ठीक है याद रखिएगा बाबू, कोई किसी भी व्यक्ति का जो पहचान है उसके चेहरे से होता है ना, याद रखिएगा आप लोग। अगला है 35 नंबर है मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? मक्खन लगाना बच्चों, मक्खन लगाने का क्या अर्थ होता है? याद रखिएगा जो भी बच्चे सी बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। खुशामद करना, मक्खन लगाना मतलब बहुत प्यार से बोलना चलिए ना, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल आपके सामने है कि वीर गति पाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? 36 नंबर वीर गति पाना। देखिए वीर गति पाने का मतलब होता है युद्ध भूमि में मर जाना, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं शहीद हो जाना, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। चलिए 37 नंबर कहता है कि सिर पर भूत सवार होना सही अर्थ क्या होता है मुहावरे का? तो सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो याद रखिएगा धून सवार होना, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला कि हम ये चीज कर ही लेंगे, जिससे सिर के है ना, आपको आप लोग के मन में भी होगा कि हम मतलब बेहतर अंक लाएंगे, 450 प्लस अंक लाएंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सिर पर भूत सवार होना, मतलब कि धून सवार होना कि इतना करेंगे तो हम लोग करेंगे, इतना नंबर लाएंगे तो लाएंगे बच्चों, है ना। इस प्रकार से आपके मन में भी अभी चल रहा होगा बच्चों, और हमारे मन में भी चल रहा है। कान
देना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें से जो अर्थ सही है, जो अधिक सही है, उसे बताइए आप लोग। क्या होगा राइट आंसर आपका देखिए, है ना? किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो याद रखिए आप लोग, कान देना मतलब क्या होता है? ध्यान देना। कान लगाकर सुनना, इसका मतलब ध्यान से सुनना। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, ठीक है? चलिए, अगला सवाल का जवाब बोलिए आप लोग। क्या होगा आपका कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहावत का सही अर्थ क्या हो जाएगा आपका, है ना? मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बच्चों? देखिए, तो इसका उत्तर होने वाला है आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। कहीं ठौर ठिकाना ना होना, कि कहीं मतलब कभी इस दल में है और कभी उस दल में है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को बोलते हैं दल बदल, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने ही दिया गया है। दाल भात में, है ना, मुसलचंद, है ना? दाल भात में मुसलचंद कहावत का सही अर्थ क्या होता है बच्चों? 40 नंबर सवाल का जवाब बोलिए आप लोग, क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया। जो भी बच्चे का बी नंबर ऑप्शन आ रहा है, बिना मतलब, है ना, दखल देना, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला। जो भी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चों। बच्चों बता दें आपको, जिनको भी पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे भाई, इसका पूरा नोट्स चाहिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ फ्री मिलेगा बच्चों। 81 025 82 657 पर आप लोग मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप में, गुरुजी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है, लिंक भेज दीजिए। और नए आए हुए तो क्लास को लाइक कर देंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से वीडियो मिलता रहेगा, और शेयर कर देंगे वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या होता है? तो चोर, है ना, चोर के दाढ़ी में तिनका जो है, उसका अर्थ क्या होता है बच्चों? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, अपराधी स्वस्थ आशंकित रहना, है ना? ऑप्शन नंबर आपका सी, है ना, ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 42 नंबर कहता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका जो अर्थ होता है वो सबसे सिंपल होगा। तो जो ही बच्चे डी बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अपने आदमी को कम आंकना बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, ठीक है? कोई विशेष मान लीजिए, है ना, ठीक है? मान लीजिए कोई घर घर वाला ही आदमी वो काम कर दिया है, तो उसका नाम नहीं आएगा, ठीक है? उसका नाम नहीं लिया जाएगा। लेकिन बाहरी जो कोई आदमी आके कर दिया कोई भी काम, तो कहेगा कि वो आदमी काम किया था, तो उसी को बोलते हैं, याद रखिएगा। दूध का जला, है ना, मुट्ठा फूंक फूंक कर पीना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? ये बताइए बाबू, क्या होगा राइट आंसर आपका? राइट आंसर क्या होने वाला है? तो याद रखिए आप लोग, खूब सोच कर काम करना बच्चों, है ना, मतलब कि सोच सोच कर काम करना, उसी को बोलते हैं कि फूंक फूंक कर रखना पैर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। 100% वायरल ऑब्जेक्टिव है, याद रखिए आप लोग, कर लीजिए सभी लोग, ठीक है? सभी लोग कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। कहता है ना कि भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस लगे, है ना, पगुराए, कहावत का सही अर्थ क्या होता है बच्चों? ये बताइएगा आप लोग, क्या होने वाला है? ये एक ही पूरा कहावत है बच्चों, ये एक ही पूरा कहावत है। याद रखिएगा आप लोग, 44 नंबर सवाल का जवाब क्या होने वाला है आपका? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। मूर्ख के सामने गुण का वर्णन वर्णन व्यर्थ है बच्चों, है ना, व्यर्थ है, क्योंकि जिसको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था, उसके बोलने से फायदा क्या हो जाएगा, उसी को बोलते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है 35 नंबर। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो मुहावरे का अर्थ होता है बी नंबर ऑप्शन, अपना ऐब छोड़ दूसरे का ऐब देखना बच्चों। ऐब मतलब क्या होगा? उसका खुशी देखना, ठीक है? अपना खुशी नहीं देखना, देखा जाता है, या अपनी कमी नहीं देखी जाती है, और दूसरा को देखना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपका बताइएगा बाबू, क्या होगा राइट आंसर? किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? यदि कोई मान लीजिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम जवाब बता नहीं देंगे, बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर इसका? तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। क्या बोला? किसी विषय न किसी विषय के विशेष व्यक्ति, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, ये विशेषज्ञ भी बोल सकते हैं ना, ये भी कह सकते हैं, याद रखिए आप लोग। अगला है आपके सामने 47 नंबर कि, है ना, विरक्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है आपका? तो इसका जवाब क्या होने वाला आपका? देखिए, तो 47 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 48 नंबर कहता है, ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? आप कहेंगे दंत से बुलाता है, दांत से बुलाता है बच्चों, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ये उच्चारण स्थान को आप लोग पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आपको ट्रिक बताते हैं, केटीएम दो, जो भी बच्चे समझ गए हुए बहुत अच्छी बात है। केटीएम का मतलब हो गया क से क, फिर हो गया यहाँ पर च हो गया, फिर है ना, फिर हो गया ट हो गया, त हो गया, प हो गया, इस प्रकार से, ठीक है? आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम तो बताने का प्रयास कर दिए हैं, और आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होता है? ये बताइए आप लोग। यशोधरा का संधि विच्छेद, यशः जोड़ धारा, जो भी बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, चतुर्भुज में कौन सा समास है? ये बताइएगा आप लोग, 50 नंबर। चतुर्भुज में कौन सा समास है बच्चों? जल्दी बोलिएगा आप लोग, राइट आंसर क्या होगा?
याद रखेंगे द्विगु समास है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, द्विगु समास है। चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने 51 नंबर है। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी, बताइए आप लोग। 51 नंबर, मंगू के अलावा उसकी माँ की कुल कितनी संतानें थी। मंगू के अलावा कह रहा है, अलावा का मतलब इसका मतलब हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। जो भी बच्चे बी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए 52 नंबर सवाल आपसे कहता है कि अगेय जी का जन्म कब हुआ। अगेय जी का जन्म कब हुआ बच्चों। देखिए जो अगेय जी का जो जन्म है बच्चों, आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। 1911 में अगेय जी का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला आपसे कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि है ना, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था बच्चों, ये बताइए आप लोग। क्या होने वाला 53 नंबर, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उर्वशी के लिए है ना, उर्वशी के लिए मिला था, याद रखिएगा। अच्छा, आपसे कह देगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिलता है वो किसके लिए मिला था, तो याद रखिएगा संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 54 नंबर सवाल आपके सामने है बच्चों। इसका जवाब बोलेंगे आप। नौबत खाना में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है, तो नौबत खाना में जो इबादत है इसमें कहा गया है इनके बारे में, बिस्मिल्लाह खान के बारे में सब कुछ बताया गया है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला निबंध है। आप लोग इसको याद रखिएगा। 55 नंबर कहता है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे। ठीक है, तो पंडित बिरजू महाराज किस पीढ़ी के कलाकार थे, याद रखिएगा 7वीं पीढ़ी। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 7 मतलब उनका 7 पीढ़ी जो है वह नृत्य में ही लगे हुए थे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने ये दिया गया है, बताइएगा इसका उत्तर क्या होने वाला है। अगला सवाल कहता है 56 नंबर, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महावरी खर्च देने का निर्णय लिया था। 56 नंबर सवाल, तो 56 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा आपका। आप कहेंगे 50 रुपया पर महीना, 50 रुपया पर महीना। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे कहता है उत्तर भारत से नागरिक लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, बताइए। तो उत्तर भारत से जो नागरिक लिपि के जो लेख हैं वो कब से मिलने लगते हैं, तो 4वीं सदी से। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, 4वीं सदी से, याद रखिए आप लोग। आगे कहते हैं बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगाया गया था। बहादुर पर कितना रुपया चोरी का इल्जाम लगाया गया था बच्चों, चलो याद रखिए आप लोग। तो जो भी बच्चे 11 रुपये बता रहे हैं, बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बी नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो भारत माता जो कविता है उसमें भारत के बारे में कितना है ना, कैसा चित्र बताया गया है, कैसे उस भारत के बारे में कहा गया है, याद रखिए यथा तथ्य कहा गया है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 60 नंबर का था जातीय है ना अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। तो जातीय अस्मिता की दृष्टि से जो इतिहास का जो प्रवाह है वो क्या होता है, विच्छिन्न है और अविच्छिन्न दोनों प्रकार का है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होने वाला है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा 60 नंबर का। अगला बताएंगे आप लोग 61 नंबर, प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होता है। प्रत्यय का, तो प्रत्यय का जो संधि विच्छेद होता है वो प्रति जोड़ अय होता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला। जो भी बच्चे बी बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने है 62 नंबर है, देवेश का संधि विच्छेद क्या होता है। देवेश का संधि विच्छेद क्या होता है बच्चों। देखिए देवेश का जो संधि विच्छेद होता है आप कहेंगे देव जोड़ इस होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। जो भी बच्चे ए बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना अतियुक्त में किन किन है ना संधि का मेल है बच्चों, ये बताओगे आप लोग क्या होने वाला है। किन किन वर्णों का मेल है, किन किन वर्णों का मेल है बच्चों, ये बताओगे आप लोग क्या होगा। देखो बच्चों तो फटाफट से बताओगे इसका उत्तर क्या होने वाला 63 नंबर का। जिस बच्चे को जिन जिन बच्चों को व्हाट्सअप मतलब पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो व्हाट्सअप में आप लोग ग्रुप में जुड़ सकते हैं 81 025 82 657 पर। आप लोग इस पर मैसेज करें गुरु जी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, आपको इस पर है ना ये लिंक भेज दीजिए, तो आपको हम लिंक भेज देंगे, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है जो पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग प्राप्त कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी होगा। पीडीएफ ले लीजिएगा तो ठीक है, बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होता है। अन्वेषण का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, याद रखेंगे अनु जोड़ एसन होता है, ए नंबर ऑप्शन अनु जोड़ एसन होता है, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है। 65 नंबर सवाल, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, स्वागत का जो होता है संधि विच्छेद वो होता है मेरे प्यारे बच्चों सु जोड़ आगत होता है स्वागत, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल कहता है गिरंदर में किन किन वर्णों की संधि है, ये बताइए। 66 नंबर, गिरंदर में किन किन वर्णों की संधि है, 66 नंबर सवाल का जवाब।
याद रखिएगा बच्चों। तो ई वर्णों की संधि है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, नयन का संधि विच्छेद क्या होता है, ये बताइए आप लोग। नयन का संधि विच्छेद क्या होता है आपका? देखिए, तो नयन का जो संधि विच्छेद होता है वो सबसे आसान है बच्चों। आप लोग याद रखेंगे, ने जोड़ अन होता है नयन, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला है, खिचड़ी कैसा शब्द है, बताइए आप लोग। खिचड़ी जो है वो कैसा शब्द है? देखिए बच्चों, तो ये हमारा देश का शब्द है, इसलिए आप सभी को पता है देशज हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। सी नंबर जो बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं बाबू, याद रखिएगा आप लोग। अगला कहता है कि खेत किस प्रकार के शब्द है ना, खेत जो है वो किस प्रकार का शब्द है, ये बताइएगा आप लोग, क्या होगा राइट आंसर। तो बच्चों आप लोग याद रखोगे ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। 77 नंबर सवाल करता है कि ठोस किस प्रकार के शब्द है, ठोस जो है वह किस प्रकार का शब्द है बच्चों। देखिए ठोस जो है मेरे प्यारे भाई, आप सभी कहेंगे देश का जो शब्द है, देशज शब्द है ना भाई। ठोस जो होता है हम लोग किसको बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं सॉलिड को बोलते हैं। सॉलिड विदेशी शब्द है, लेकिन जो ठोस है वो हमारे देश का शब्द है, हिंदी का शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर, जिसके शिखर पर चंद्र हो उसको क्या कहा जाता है, बताइए बाबू। जिसके शिखर पर चंद्र हो उसको क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं, ये शेखर चंद्र कहते हैं, तो चंद्रशेखर बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। बी नंबर जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बी नंबर करेक्ट होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला, इनमें से कौन सा शब्द कृदंत है, ये बताओगे आप लोग, क्या होने वाला है। इनमें से कौन सा शब्द कृदंत है, तो कृदंत शब्द कौन सा है? आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे कृदंत जो हो जाएगा आपका वो सवैया हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला बच्चों, जो भी बी नंबर बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द तद्धित है ना, तद्धित शब्द है, ये बताइएगा आप लोग, क्या होगा। इनमें से कौन सा शब्द तद्धित शब्द है? चलिए तो याद रखिए आप लोग, 73 नंबर सवाल का जवाब क्या होने वाला है, आप कहेंगे गठरी हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन जो बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नायक में किन किन वर्णों की संधि है बच्चों, बताइए आप लोग। नायक में किन किन वर्णों की संधि है? चलिए याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है आपका, आप लोग इसको याद रखिएगा। नए जोड़ अ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। विष के दांत कैसी कहानी है, विष के दांत कैसी कहानी है बच्चों, याद रखिएगा। विष के दांत जो है ये आप लोग कहेंगे मनोवैज्ञानिक कहानी है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, याद रखिए आप लोग। चलिए अगला है आपके सामने, विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है, ये बताइएगा आप लोग। 76 नंबर सवाल, तो समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है विष के दांत में, आप कहेंगे मध्यम वर्ग के बारे में बताता है। सी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा, मध्यम वर्ग के बारे में वो बताता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है। 77 नंबर सवाल का जवाब बोलिए आप लोग, क्या होगा। तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर जो है वो किस पाठ के रचयिता है, आप सभी मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होने वाला है, भारत से हम क्या सीखे। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, ये बताइए आप लोग। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, आप कहेंगे जर्मनी के, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। बी नंबर ऑप्शन, जर्मनी डेसाओ में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत कहाँ बसता है बच्चों, ये बताइएगा आप लोग, क्या होगा। तो भारत कहाँ बसता है, आप कहेंगे गाँवों में बसता है। बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा, जो भी बी बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। पारसियों में है ना, पारसियों में धर्म का क्या नाम होता है बच्चों, पारसियों में धर्म का क्या नाम होता है, तो उनके धर्म का नाम होता है जरथ्युस्ट होता है, ऑप्शन नंबर आपका है ना डी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने है बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो किस प्रकार का निबंध है, ये बताइएगा। 81 नंबर, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है, आप लोग याद रखिएगा। डी नंबर ऑप्शन है ना, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, विवरणात्मक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचनाकार हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो किसके लेखक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा। तो जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, वो आप लोग 81 025 82 657 पर आप लोग मैसेज करेंगे व्हाट्सएप में, है ना। आप लोग करिएगा और आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे बच्चों, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त में पढ़ सकते हैं बच्चों। जितना दिन बचा है उसमें आप लोग फ़ायदा उठा लीजिए, ठीक है बच्चों। और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ी होगी है ना, जब ये पीडीएफ आपके पास रहेगा तो बार बार रिविजन इसका कर पाइएगा, ऐसे बार बार वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ठीक है, और इसी प्रकार से आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे मेरे प्यारे भाई, सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे, वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, चैनल को सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चों, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू बच्चों।